गांव की सुनसान गलियों पर बारिश की बूंदें एक दर्द भरी धुन बजा रही थीं। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो बदन को कपा रही थी। गांव के एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ा आदमी और एक बूढ़ी औरत बैठे थे। रमेश और सीमा, जो कभी एक समृद्ध परिवार के मुखिया और गृहिणी थे, आज पूरी तरह भीग चुके थे। सीमा की साड़ी पूरी तरह से भीग गई थी। उसके दांत ठंड से कटकटा रहे थे। आंखों में भूख, बदन में कपकपी और मन में बेबसी थी। रमेश ने कांपते हुए सीमा से कहा, सीमा, हिम्मत रखो। भगवान सब देख रहा है। वह हमें ऐसे नहीं छोड़ेगा। उसने हमें यहाँ तक पहुँचाया है तो कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएगा। सीमा ने भीगी पलकों से अंधेरे आसमान की ओर देखा, जहां से सिर्फ बारिश की धारें और बिजली की चमक उतर रही थी। सुनिए जी, अब तो लग रहा है कि हमारा बुलावा आ गया है। देखो ना, 4 दिन से कुछ खाया नहीं। अब तो सांस भी भारी लग रही है। कैसा रास्ता है यह जी? सोचा न था कि जिंदगी के इस ढलती शाम में, जब हाथ कांपते हैं और आंखें धुंधली हो जाती हैं, हम बूढ़े बुढ़िया यूं सड़क किनारे इस बारिश में बेघर बैठे होंगे। न कोई अपना, न कोई छत, न कोई दरवाज़ा जो खुले। सोचती हूँ, क्या इसी दिन के लिए हमने उसे सीने से लगाकर बड़ा किया था? क्या इसी दिन के लिए मैंने अपने हाथों से अपने निवाले उसके मुंह में डाले और आपने दिन रात एक करके उसकी पढ़ाई का खर्च उठाया? क्या इसलिए उसे इंजीनियर बनाया था कि वह हमें ही भूल जाए? बोलिए ना जी, अब तो कुछ बोलिए। कब तक यूं चुप रहेंगे आप? पत्नी की बात सुनकर रमेश पुरानी यादों में खोने लगा। उसे सब याद आने लगा। उसका भरा पूरा परिवार। कुछ साल पहले की बात थी। एक छोटे से गांव में रमेश की एक अच्छी खासी दुकान थी। उसी से वह सालों से अपने परिवार का गुजारा करते थे। मगर पिछले 3 साल से आर्थिक मंदी के कारण अब दुकान में बिक्री कम हो गया था। बेटा प्रवीण उस वक्त इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। रमेश चाहते थे कि वह कुछ बड़ा करे, इसीलिए उन्होंने दुकान में बहुत सारा सामान लाने के लिए गांव के सबसे चालाक और लालची सेठ महेश चंद से कर्ज लिया। रमेश, देख, मैं तुझे अपना समझकर ही उधार दे रहा हूँ, लेकिन एक बात साफ साफ सुन ले। अगर ब्याज समय से नहीं चुकाया तो यह दुकान तेरी नहीं रहेगी। गिरवी रखी है और गिरवी की चीज एक दिन मेरी हो जाएगी। दस्तखत यहीं कर दे। मेहनत करूंगा भैया, दिन रात एक कर दूंगा। दुकान में जान लगा दूंगा, एक एक पैसा चुका दूंगा। बस एक गुजारिश है, प्रवीण की पढ़ाई मत रुकने देना। उसका भविष्य मत छीन लेना। वही तो हमारी उम्मीद है। उस साल मंदी और गहरी हो गई। दुकान बंद हो गया। फिर एक दिन महेश चंद अपने गुंडों के साथ आया और रमेश की दुकान पर अपना हक जता दिया। अब ये दुकान और घर पूरी तरह से मेरे नाम हो चुके हैं। तुमने जो वादा किया था वो निभा नहीं पाए, वक्त पर पैसा नहीं लौटा पाए, और जो कागज पर लिखा था उसी के हिसाब से अब ये सब मेरा हक बन गया है। अब तुम्हारा यहाँ कुछ भी नहीं बचा। रमेश का सीना फट गया था। सीमा फूट फूट कर रोई। तभी महेश चंद ने एक और चाल चली। देख रमेश, एक रास्ता है जो तेरे सारे दुखों का इलाज बन सकता है। मेरी लड़की रीना अब जवान हो गई है। समझ ले कि उम्र की उस दहलीज पर खड़ी है जहां उसे एक घर चाहिए, एक नाम चाहिए। पढ़ी लिखी है, समझदार भी है। अब मेरी बात ध्यान से सुन। अगर तू अपने बेटे प्रवीण की शादी मेरी रीना से कर दे तो मैं तेरे ऊपर से यह कर्ज का बोझ हटा दूंगा। तेरी दुकान और घर मेरे नाम रहेगा, लेकिन तुम लोग वहीं रहोगे जैसे पहले रहते थे। कोई तंग नहीं करेगा, बस नाम का फर्क होगा। सोच ले रमेश, एक बेटे की शादी के बदले में पूरी जिंदगी की राहत मिल रही है तुझे। आप ही बताइए, अब करें तो क्या करें? अगर हम उनकी बात नहीं माने तो यह घर भी हाथ से चला जाएगा। अब अगर सिर से छत भी छिन गई तो हम कहाँ जाएंगे? हमारा बेटा भूखा रहेगा। क्या आप देख पाएंगे उसे ऐसे हाल में? मेरी तो छाती फटती है यह सोचकर भी। अब आपके ही हाथ में है। जो भी फैसला लें, सोच समझ कर लीजिए। रमेश झुका नहीं था, लेकिन हालात ने उसे झुका दिया।
और फिर बड़ी सादगी से बिना किसी धूमधाम के प्रवीण की शादी रीना से हो गई। रीना की असलियत कुछ ही दिन में सामने आ गई। शादी के कुछ दिन तो जैसे तैसे बीते, मगर फिर रीना का असली चेहरा बाहर आने लगा। आपके घर में कोई ढंग का खाना नहीं है, न सब्जी में स्वाद, न दाल में घी। सुबह उठो तो चूल्हा ठंडा, रात को सो तो मच्छर काटें, ऊपर से न बिजली है न पानी, एक पंखा भी ठीक से नहीं चलता। और इस घर की हालत जैसे किसी भिखारी का ठिकाना हो। और आप सासू माँ, हर बात में टांग अड़ाना आपका काम है क्या? कुछ भी करूं, आप टोकटाकी करती हैं। यह कोई घर है जीने लायक? आपने तो अपने बेटे और मेरी जिंदगी ऐसे ही खराब कर दी। सीमा जो बहू को बेटी मानकर लाई थी, चुप रह जाती, मगर रीना रुकती नहीं। आप लोग हम पर बोझ हैं, बोझ समझिए आप। मैं और मेरे पति कोई सेवा करने के लिए पैदा नहीं हुए, जो आप दोनों का सारा जीवन भर का बोझ उठाते रहें। खाना बनाओ, कपड़े धो, आपके पथरीले पैर दबाओ। यह कोई शादी है या जेल? ऊपर से यह घर धूप में तपता है, बारिश में टपकता है, चारों ओर गंदगी और गरीबी का तांडव। इससे तो 1000 गुना अच्छा होता अगर मैं अपने मायके में ही रह जाती। कम से कम वहाँ इज्जत तो थी, सुकून तो था, साफ सुथरा कमरा था, और माँ बाप के घर में घुट घुट कर तो नहीं जीना पड़ता था। सीमा बहू की बातें सुनकर मन ही मन रोती। उसने कभी अपनी बहू को बुरा नहीं कहा, बस रीना ही उसके पीछे पड़ी रह। प्रवीण शुरू में रीना को समझाता, मगर धीरे धीरे वह रीना के पक्ष में खड़ा होने लगा। ए जी, अब और नहीं सहा जाता मुझसे। यह बूढ़ी अम्मा दिन भर बैठी रहती है, हाथ तक नहीं हिलाती, ऊपर से हर बात में टोकती रहती है। कौन सा जमाना है यह? काम करने की उम्र में भी कुछ नहीं किया, और अब तो जैसे भगवान बनकर बैठ गई है। तुम्हारे बाबूजी भी वही, बस चुपचाप पड़े रहते हैं, जैसे हम पर कोई एहसान कर रहे हों। अब मैं साफ साफ कह रही हूँ, मुझसे अब इनकी शक्ल भी नहीं देखी जाती। इनकी शक्ल देखकर मेरा जी जल उठता है। मुफ्त की रोटियां तोड़ने को बैठे रहते हैं। रीना, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बात। सच कहूँ तो तुम गलत भी नहीं हो। माँ बाप ने कभी कुछ किया ही नहीं हमारे लिए। जब कमाने की उम्र थी तब भी जैसे तैसे दिन काटे, न हमारे लिए कुछ बचाया न कोई सहारा बनाया। अब जब हमारी जिंदगी थोड़ी संभल रही है तो ये दोनों आकर हम पर बोझ बन गए। क्या किया उन्होंने हमारे लिए? एक टूटी फूटी छत दी, न कोई जमीन न जमा पूंजी। और अब जब हम खुद मेहनत करके थोड़ा बहुत कमा रहे हैं तो ये आकर बैठ गए हमारे सिर पर। माँ, अब बहुत हो गया। तुमने भी कभी नहीं सोचा कि इस घर में बहू है, उसे भी चैन चाहिए। दिन भर काम करके थक जाती है वो, और तुम बस बैठी रहती हो। अब ये घर तुम लोगों का सरमायादारों जैसा नहीं है कि बस खाओ और आराम करो। तुम दोनों में अगर थोड़ी भी शर्म बची है तो जाकर कहीं कोई काम पकड़ो, नहीं तो निकल जाओ इस घर से। सीमा के आंसू अब रोज का नियम बन चुके थे। रीना हर दिन उसे ताने देती। अब घर के पीछे बैठी सीमा बिना बोले बस आंसू बहा रही थी। रमेश ने उसकी ओर देखा। गलती हमारी थी सीमा, हमने तो उसे बेटी मान लिया था। आंख मूंद कर अपना घर, अपनी ममता सब उसके हवाले कर दिया। पर वह तो अपने बाप महेश चंद की ही औलाद निकली। न दिल है उसमें, न लिहाज, बस बोलती है तो जहर उगलती है। हमारे दिए हुए प्यार को उसने हमारी कमजोरी समझ लिया, और हमारा अपना बेटा प्रवीण, वह भी अब हमें पराया लगने लगा है। जिसे हमने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, वही अब उस औरत के इशारे पर हमें दुत्कारने लगा है। क्या दिन देख रहे हैं सीमा? बारिश उस दिन भी जोरों पर थी। घर की छत पर बारिश गिरने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। सीमा आंगन में बैठी थी। अंदर रसोई से रीना की आवाज गूंज रही थी। माँ जी, आपने मेरा कीमती डिनर सेट तोड़ दिया। आपको पता भी है कितना महंगा था वो। आपने जितने पैसे का खाना पूरे जीवन में खाया होगा, उससे कहीं ज्यादा महंगा मेरा वो डिनर सेट था। आप लोग कोई सुधरने वाले नहीं। सुबह से पानी भर रहा है और आप बस पूजा पाठ में लगे हैं। न साफ सफाई न कोई काम। बुजुर्ग हो गए हैं तो क्या हाथ पैर भी नहीं हिलेंगे? सारा बोझ मेरे सिर पर। माफ कर दो बेटा, बर्तन धोते समय मेरे हाथ से वो प्लेट फिसल गई थी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ।
आपको शर्म आनी चाहिए। मेरे बाप के घर में रहती हैं और मेरे कीमती सामान भी तोड़ रही हैं। बहू, ये घर तुम्हारे पिताजी ने नहीं, मैंने अपनी खून पसीने की कमाई से बनाया है। थोड़ा लिहाज कर लिया करो। बस ये सुनते ही रीना का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। मत बोलिए मेरे पिता का नाम। अगर उन्होंने आप जैसे गरीब के घर बेटी ब्याही है तो एहसान मानिए, वरना आप तो अब तक सड़क पर होते। प्रवीण बाहर से आया। रीना रोने का नाटक करते हुए बोली, आपके पिता ने मेरे मायके वालों को ताना मारा है। कह रहे हैं उन्होंने कुछ नहीं किया। प्रवीण, जो अब पहले जैसा नहीं था, अपनी माँ बाप की तरफ देखने की भी फुर्सत नहीं रखता था। अब उसकी आंखों में माँ के लिए इज्जत नहीं और पिता के लिए तिरस्कार था। आप लोगों को क्या जरूरत थी बोलने की? मेरे ससुराल वालों ने जितना किया उतना आप लोग जन्मों में नहीं कर सकते। बस अब मुझे कुछ और सुनना नहीं है। यह घर अब सहन नहीं कर सकता आप दोनों को। निकल जाओ मेरे घर से। प्रवीण बेटा, देख बाहर बारिश कितनी तेज हो रही है। रात का अंधेरा भी छा गया है और हम अब बूढ़े हो चले हैं। कहाँ जाएंगे बेटा? कौन देगा हमें इस उम्र में सहारा? यही तो घर है जहां तेरी किलकारियां गूंजी थी, जहां तेरी मां ने तुझ पर सैकड़ों बार अपनी रोटी छोड़ी थी। बस बहुत हो गया ये भावनात्मक नाटक। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी उन कुर्बानियों से। आज इस घर में सिर्फ मैं और रीना रहेंगे। तुम दोनों को यहाँ से जाना ही होगा। बेटा तू तो हमारा लाडला था। तूने कब इतना बदल गया कि अपने माँ बाप को ही पराया कर दिया? बदलाव जरूरी होता है माँ। तुम दोनों ने अपनी जिंदगी जी ली, अब हमें जीने दो। और हाँ, कोई और जगह नहीं है तो जाओ, बाहर खुले आसमान के नीचे बैठो, पेड़ के नीचे छुप जाओ, या किसी मंदिर के कोने में जगह तलाश लो, या चाहो तो भीख मांगो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तू सच में हमें निकाल रहा है? अपने ही खून को इस तरह बेरुखा करते नहीं देखा था। याद है बेटा, जब तुझे बुखार हुआ करता था, तेरी माँ रात रात भर जागती थी। दुकान में काम करके जब मैं थक कर लौटता था, तब भी तेरी फीस के लिए पैसों का इंतजाम करता था। अपने सपनों को कुचलकर तुझे पढ़ाया, और तू आज। हाँ, किया होगा, पर उस सब के लिए मैं कब तक एहसान मानता रहूं? ये घर अब मेरे ससुर का है और मेरी पत्नी के बाद मेरा है। कानून भी मेरे साथ है। रीना ने साफ कह दिया है, या तो वो रहेगी या तुम दोनों, और मैं अपना फैसला कर चुका हूं। रीना की बातों में आकर तू अपने माँ बाप को ठुकरा रहा है बेटा। जिस दिन तुझे समझ आएगा कि माँ बाप के आंसू क्या होते हैं, तब शायद बहुत देर हो चुकी होगी। कम से कम इतना तो बता दे बेटा, हम जाएंगे कहाँ? कौन देगा हमें एक रोटी का टुकड़ा? कौन देगा छत इस बारिश में? जो मर्जी हो करो। तुम दोनों का रोज का रोना धोना अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हारा बोझ उठाऊं, ऊपर से मेरी ही पत्नी को ताना देते हो। और आपने मेरे लिए किया ही क्या है? सिर्फ गरीबी दी। शर्म आती है कहते हुए कि मैं आपके घर में पला। मुझे जल्दी ही यह घर खाली चाहिए। अब और कुछ मत कहना। प्रवीण की आंखों में कोई पछतावा नहीं था। सीमा फूट फूट कर रो पड़ी। रमेश और सीमा चुपचाप भीगे हुए कल पड़े। बारिश की बूंदें अब उनके आंसुओं से होड़ ले रही थीं। गलियों में कोई पूछने वाला नहीं था। हर दरवाजा बंद था। बिजली चली गई थी और रात घोर अंधेरे में डूबी थी। क्यों जी, क्यों किया था इतना सब कुछ उसके लिए? क्यों दुकान बेची? क्यों भूखे रहे? क्यों अपने अरमानों की मिट्टी की, सिर्फ उसके सपनों के लिए? क्या इसीलिए कि एक दिन वो हमें यूं बारिश में धकेल दे, क्योंकि हम माँ बाप थे? सीमा, बेटे की हर मुस्कान में अपनी जिंदगी देखी थी, पर गलती हमारी ही थी। बहुत बड़ी भूल हो गई। हमने उसे सब कुछ दे दिया, प्यार, त्याग, दुकान, छत, पर खुद को कभी यह नहीं सिखाया कि अपमान कब सहना बंद करना चाहिए। एक लंबा सन्नाटा। बारिश की बूंदें अब और तेज गिरने लगीं। दोनों बूढ़े उस अंधेरे में खोए बैठे रहे, जैसे आसमान भी उनके साथ रो रहा हो।
बारिश का पानी अब नालियों से बाहर बहने लगा था। उनके पास न कोई छत थी, न गर्म कपड़े, न खाना, न उम्मीद। वे रात भर सड़क किनारे भीगते रहे। कोई रहम नहीं, कोई सहारा नहीं। इस भीड़ भरी दुनिया में बूढ़े माँ बाप अकेले हो गए थे। बारिश की हर बूंद अब उनके आंसुओं में घुलकर जमीन में मिलती जा रही थी। रमेश और सीमा रात भर कीचड़ और बारिश से भरी गलियों में इधर उधर भटकते रहे। भाई, 2 घड़ी के लिए सिर झुकाइए, बहुत भीग गए हैं। पर जवाब आया। अरे बाबा, हमारे पास जगह नहीं है, पहले ही बहुत तंगी है। आसरा मांगा तो किसी ने ताना मारा, बुढ़ापे में बेटे से निकाले गए हो तो अब खुद ही झेलो, ये दुनिया ऐसी ही है। सीमा की साड़ी पूरी तरह भीग चुकी थी, हाथ कांप रहे थे, पैरों में चप्पल कीचड़ में फंसकर कहीं छूट गई थी। रमेश और सीमा लड़खड़ाते हुए चल रहे थे। आधी रात बीत चुकी थी। अब बारिश कुछ हल्की जरूर हुई थी, पर हवा इतनी ठंडी थी कि हड्डियां चटक जाई। दोनों थककर चुपचाप पुराने पीपल के पेड़ के नीचे आकर बैठ गए, जहां कभी रमेश अपने बचपन में दोपहर की छांव लिया करते थे। बारिश अब भी हल्की हल्की पड़ रही है। दोनों उसी पीपल के नीचे बैठे हैं, बिल्कुल भीगे, कांपते हुए, आसमान की ओर टकटकी लगाए, मानो पूछ रहे हो कि ईश्वर, ये कैसा न्याय है। कई दिन बीत गए थे। वही पुराना पीपल का पेड़, वही गीली मिट्टी, और उसी जगह बूढ़ा रमेश और उसकी पत्नी ठंडी जमीन पर बैठे हैं। बूढ़ी सीमा की आंखों में अब आंसू भी सूख चुके थे और रमेश की हड्डियां ठंड में अकड़ने लगी थी। बारिश कभी थमती, कभी फिर से शुरू हो जाती। कहीं से एक सड़ी रोटी का टुकड़ा भी मिल जाए तो दिन कट जाता, वरना खाली पेट की रात ढल जाती। सुनिए जी, अब बस यूं लग रहा है भूख से सांस थमने वाली है। क्यों ना हम बेटे के पास फिर से जाएं? क्या पता उसे हम पर रहम आ जाए। बस अब और नहीं, अब हम किसी से आस नहीं लगाएंगे। प्रवीण ने हमें घर से निकाल दिया, एक बार हमारे बुढ़ापे के बारे में भी सोचा, तो फिर अब उस दरवाजे पर जाना जैसे नहीं है। सीमा, और फिर जब बेटा भी नहीं पूछता तो और कौन पूछेगा। अब हम खुद अपनी मदद करेंगे। अब इस उम्र में क्या कर पाओगे जी? न हाथ में ताकत, न आंखों में रोशनी। जब तक सांस हो तब तक आस हो। बैठकर मरने से अच्छा है कुछ करके जीने की कोशिश करनी। बारिश के बाद की कीचड़ से भरी गलियां, फिसलती चप्पलें और कांपते पैर, मगर हिम्मत न टूटती। वह एक एक दुकानों पर जाता, हाथ जोड़ता। भैया, कोई छोटा मोटा काम हो तो बता दो। बूढ़ा हूं मगर ईमानदार हूं। बापू, आप आराम करो, आपके बस का कुछ नहीं। कई घंटों बाद एक छोटी सी हार्डवेयर की दुकान पर एक जवान लड़का था। नाम था अमित। वह रमेश की हालत देख बहुत देर तक चुपचाप उसे देखता रहा, फिर बोला, बाबा, बहुत समय से आपको और अम्मा को देख रहा हूँ। आपकी हालत पर बहुत तरस आता है, पर सच कहूँ तो मैं भी कोई इतना पैसे वाला नहीं, पर मैं आप दोनों की मदद करना चाहता हूँ। आप बरसात में भीग रहे हो, चलो अंदर आओ, पोछा लगवा दूंगा, पर बैठो पहले। खाना खाया है? रमेश की आंखों से आंसू बह निकले। बेटा, बस जीने की जगह मिल जाए और रोटी मिल जाए। झाड़ू पोछे का काम कर लोगे, 2 वक्त की रोटी और थोड़ा बहुत पैसे भी, और रहने के लिए आप मेरी इसी दुकान में सो जाना। कर लूंगा बेटा, भगवान तेरा भला करे। और इस तरह रमेश ने अपना पहला दिन काम से शुरू किया। थक जरूर गया, लेकिन चेहरे पर एक सुकून था। उधर कुछ ही दिनों बाद एक दिन अमित ने कहा, अम्मा बाबा, क्या आप मेरे साथ मेरे घर चलेंगे? अमित के माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। वह अनाथ आश्रम में पला बढ़ा था, पर दिल में हमेशा माँ बाप के प्यार की एक कमी खलती रही। जब उसने रमेश और उसकी पत्नी को यूं सड़क पर अकेला देखा तो उसे अपना बचपन याद आ गया। बेटा, हम तो बेघर हैं, तुमने दुकान में जगह दी, यही बहुत बड़ी बात है। हमारे पास घर कहाँ है बेटा? तो मैं ही आपका घर बन जाता हूँ। अब से आप मेरे साथ मेरे घर में रहेंगे, मेरे माँ बाप की हैसियत से। वह उन्हें अपने छोटे से घर में ले गया।
उनके लिए खाना बनाया, बिस्तर लगाया और रोज दुकान से लौटकर सीमा के पास बैठा रहता। धीरे धीरे रमेश और उसकी पत्नी की जिंदगी में फिर से रंग लौटने लगे। लेकिन इधर प्रवीण और उसकी पत्नी की दुनिया में अंधेरे गहराने लगे। कुछ महीनों बाद ही प्रवीण की नौकरी चली गई। दुकान का धंधा चौपट हो गया था। जो थोड़ी बहुत कमाई होती थी वह भी बंद हो गई। कर्जदार अब प्रवीण के पीछे पड़ा था। घर में रोज झगड़े शुरू हो गए। प्रवीण चुपचाप बैठा सोचता, क्या मैंने गलती की? क्या माँ बाप को निकालकर मैंने पाप किया? अब उसे अक्सर रातों को नींद नहीं आती। सपना आता, बाहर बारिश में भीगते उसके माँ बाप की तस्वीर, माँ का कांपता हुआ चेहरा, बाबूजी की थकी हुई आंखें और अमित के घर में वही दो बुजुर्ग अब मुस्कुराते दिखते। बारिश फिर से अपने पूरे जोर पर थी। रिमझिम फुहारें गिर रही थीं, जैसे आसमान भी इंसानी भावनाओं में डूबा हुआ हो। गलियों में पानी भर चुका था। एक दुकान के बाहर एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठा था, वही रमेश, जो अब अपने दुखों से उभर चुका था और मेहनत मजदूरी से अपना और अपनी पत्नी का पेट पाल रहा था। अचानक उसकी नजर सामने पड़ी एक जोड़े पर गई। दोनों भीगे हुए थे, थके हुए, आंखों में बेबसी और चेहरों पर भूख और लाचारी की रेखाएं थीं। वह जोड़ा कोई और नहीं, उसका अपना बेटा प्रवीण और बहू रीना था। हे भगवान, ये तो मेरा ही बेटा है। ये हालत कैसे हो गई इसकी? रमेश की आंखें ठिठक गईं। वह विश्वास नहीं कर पा रहा था कि उसका वही बेटा, जिसने उसे बारिश की रात घर से धक्के मारकर निकाला था, आज खुद ऐसी हालत में है। पास जाकर देखा तो प्रवीण की आंखों में पश्चाताप के सागर उमड़ रहे थे। रीना तो रोती जा रही थी। उसके पैर की चप्पल भी टूटी हुई थी। बाबूजी, आप यहाँ? हमने बहुत बड़ी गलती की बाबूजी, हमें माफ कर दीजिए। शायद आपको बद्दुआ लग गई है। हम कहीं के नहीं रहे बाबूजी, सड़क पर आ गए हैं। रमेश ने दोनों की हालत देखी। एक पल को उसका दिल पिघल गया। वह खुद पिता था। वह जानता था कि गलती कितनी भी बड़ी हो, बेटे की तकलीफ देख पाना आसान नहीं। इतने में सीमा भी वहां आ गई। बेटा, एक दिन तुमने हमें बारिश में घर से निकाल दिया था। आज देखो, खुद भी उसी बारिश में भटक रहे हो। यही है समय का फेर। लेकिन बेटे, बुरा वक्त सबका हटता है। अगर तुम सच में पछता रहे हो तो मेरे पास जो थोड़े बहुत पैसे हैं उनसे कुछ मदद ले लो। भूख तो मैं अपने बेटे की नहीं देख सकता। बाबूजी और माँ, मैंने आपको कितना सताया, आपकी बातों का मजाक उड़ाया, आपको बोझ कहा, आपकी ममता को ठुकराया, और आज जब खुद लाचार हुआ हूँ तब आपकी मूरत ही सबसे पहले सामने आई। मैं बहुत गुनहगार हूँ बाबूजी, बहुत बड़ा अपराधी हूँ मैं। हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया बाबूजी। जिस तरह हमने आपको उस बरसात की रात में घर से निकाल दिया था, उसी सजा को आज खुद भुगत रहे हैं। देखिए ना, आज वही बारिश है, वही रात है। बस इस बार हम भी उसी सड़क पर हैं जैसे उस दिन आप थे। सच कहते थे बाबूजी, कर्मों का फल जरूर मिलता है, और आज हमें मिल गया। हाय, पूरा का पूरा हमारा घमंड, हमारी बेरुखी सब धूल में मिल गया। हमें माफ कर दीजिए बाबूजी। आज हमें आपकी छाप, आपके साए और सबसे ज्यादा बस आपके आशीर्वाद की जरूरत है। अगर आपने मुंह मोड़ लिया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। रमेश ने दोनों को दिलासा दिया। आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वो आंसू दर्द के नहीं, बल्कि अपने खून को वापस पाकर सुकून के थे। बेटा, जीवन ने तुम्हें सिखा दिया जो मैं समझा ना सका। अब अगर सच में बदल गए हो तो फिर चलो, जिंदगी को नए सिरे से शुरू करते हैं। लेकिन इस बार आज साथ में, एक परिवार की तरह। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन अब वो बूंदें जैसे सबके आंसुओं को धो रही थीं। बुजुर्गों का दिल दुखाकर कोई सुखी नहीं रहता। उनकी दुआएं भी वरदान हैं और उनकी आहें भी सजा बन जाती हैं। जीवन में चाहे जितना भी ऊंचा उड़ लो, पर माँ बाप की छांव से दूर जाकर कोई इंसान कभी सच्चा सुकून नहीं पा सकता।